गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सभी ठीक होंगे। अब देखिए, हमारा जो कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्राइसिंग ऑफ मटेरियल चल रहा था कि जब हम फैक्ट्री में मटेरियल इशू करते हैं तो वो किस रेट पर इशू करते हैं, और लास्ट आई थिंक एवरेज मेथड तक हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड हमारा आता है वेटेड एवरेज मेथड। अब देखो, जो लास्ट मेथड हमने किया था एवरेज मेथड, उसमें हमने क्या किया था कि जितने भी प्राइजेस थे, जैसे आपने 10 रुपीज़ का परचेज़ किया एक डेट को, दूसरी डेट को 12 रुपीज़ का परचेज़ किया, तो हम उसका एवरेज निकाल लेते थे। 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 11 रुपीज़ आ गया, तो 11 पर जो मटेरियल है वो इशू किया जाएगा, यही किया था। लेकिन उसके अंदर एक ड्रॉबैक क्या था कि उसमें हम क्वांटिटी नहीं देखते थे कि 10 रुपीज़ की कितनी क्वांटिटी परचेज़ करी, 12 रुपीज़ की कितनी क्वांटिटी परचेज़ की, है ना, बस उसका एवरेज निकाल लिया। तो उस ड्रॉबैक को ये जो मेथड है वो दूर करता है। ये हमारा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। इस मेथड में क्या है कि आप क्वांटिटी को भी कंसिडर करते हैं और प्राइस को भी कंसिडर करते हैं और दोनों का एवरेज निकालते हैं, है ना। तो ये एक थोड़ा साइंटिफिक मेथड है। तो देखिए, अंडर दिस मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द इशू प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी भी देखी जाती है और प्राइस भी देखा जाता है। बोथ आर कंसिडर्ड, दोनों को कंसिडर किया जाता है। इन ब्रीफ, द वेटेड एवरेज इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अवेलेबल मटेरियल, जो टोटल कॉस्ट दी होती है वो, ऑन द डेट ऑफ इशू, और उसके साथ हम उसके अकॉर्डिंग फिर मटेरियल इशू करते हैं एट दिस प्राइस, है ना। तो अब देखो, इसका एडवांटेज क्या है। एक तो ये साइंटिफिक मेथड है कि इसमें दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है, टोटल कॉस्ट को देखा जा रहा है, ओनली पर यूनिट प्राइस को नहीं देखा जा रहा। मतलब टोटल कॉस्ट में जो पर यूनिट है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन की जा रही है। एंड इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इजी टू अंडरस्टैंड। कि लास्ट में जो आपका बैलेंस बचा है वो आपका सपोज 2000 यूनिट्स का बचा है, और आपकी जो क्वांटिटी है वो सपोज 200 है ना। तो आपके जो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इशू हो जाएगा। एंड मिक्स फॉर्म ऑफ प्राइस, इसमें सारे प्राइस आ जाएंगे। अलग अलग डेट पर अलग अलग प्राइस पर अगर स्टॉक ख़रीदा गया है तो अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग वो इशू हो जाएगा, है ना। उसके जो भी मतलब वेटेड एवरेज आएगा। अप्रोप्रिएट वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन भी उसी तरीके से होगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे लीफो फीफो में था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन फीफो का लास्ट वाले के अकॉर्डिंग होता था, लीफो का फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होता था। बट यहाँ पर आप वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग ही होगा क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूशन, है ना। अब देखो, इसका डिसएडवांटेज, एक तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है कि आपको निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है, प्राइस कितना है, फिर डिवाइड करके आपको निकालना होता है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। सेकेंड प्रॉब्लम इन कॉस्ट एस्टिमेशन, कि करेक्टली एस्टिमेट करना कि जो मटेरियल ख़रीदा गया है या जो इशू कर रहे हैं उसका एवरेज निकालना। तो कई बार कॉस्ट निकालने में प्रॉब्लम आती है, डेसिमल्स में आता है, पॉइंट्स में आता है ना। तो फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 15। देखो, ये क्वेश्चन दिया है, इसको वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग आपको जो है वो इशू ऑफ मटेरियल करना है। तो देखो, सबसे पहले 1 जनवरी की डेट है, जो रिसिप्ट हुआ मटेरियल का वो कितना है, 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2। तो उसी तरीके से 3 कॉलम बनेंगे, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। तो देखो, सबसे पहले रिसिप्ट है 500 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 2। तो ये हमने 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, 1000 रिसिप्ट में दिखा दिया। उसके बाद देखो, 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट आती है, इशू की डेट देखो, नेक्स्ट डेट है 1 जनवरी को ही इशू हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो एक ही मटेरियल है ना। 500 यूनिट्स थी रिसिप्ट और 400 यूनिट्स का इशू है, तो उसी रेट पर इशू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 2, 800। बैलेंस बचा आपका 100 यूनिट्स, और बैलेंस में हम अभी आप पर यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 200। उसके बाद देखो, नेक्स्ट डेट आपकी आती है 10 जनवरी। 10 जनवरी को 200 यूनिट्स की रिसिप्ट है, तो आप यहाँ लिखेंगे 200 एट द रेट ऑफ 3, 600। आप देखो, बैलेंस जो बचा वो बैलेंस 200 तो पहले वाला है ना, 100 यूनिट्स का 200, ये तो पहले वाला है। और अब जो बैलेंस बचा वो कितना है, 200। तो वो 200 इस 100 में ऐड होके कितना हो गया, 300। समझ पा रहे हैं मेरी बात। यूनिट्स में हम यूनिट्स ऐड कर देंगे, अलग से नहीं दिखाएंगे, पहले हम अलग से दिखाते होते हैं। और बैलेंस में बैलेंस ऐड कर देंगे। बैलेंस पहले कितना था, 200, अब कितना है, 600, तो ये हो जाएगा आपका 800। उसके बाद देखो, नेक्स्ट डेट 10 जनवरी थी, नेक्स्ट डेट आपकी है 15 जनवरी। 15 जनवरी को इशू है,
100 यूनिट्स का। तो अब आप रेट यहाँ से निकालेंगे। देखो जो बैलेंस बचा था वो कितना था 800, यूनिट्स कितनी है 300, तो 800 डिवाइडेड बाय 300 आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2.67। तो जो हम इशू करेंगे वो किस पर करेंगे 2.67। तो यही समझने वाली बात है कि आप जो इशू करेंगे वो किस प्राइस पर करेंगे, जो वेटेड एवरेज है। और वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जितना आपका बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट थी 800, टोटल यूनिट्स है 300, इसको डिवाइड किया तो ये आपका रेट आ गया 2.67। इसी रेट पर आप इसको इशू कर देंगे। अब जो बैलेंस बचेगा अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करेंगे। तो 300 में से 100 यूनिट इशू हुई, वो माइनस की, 200 बचा। 800 में से जितना इशू किया था अमाउंट 267 है ना, ये आया था, तो इसको माइनस करेंगे 267 को, तो आपके पास आ जाएगा कितना 533। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा रिसिप्ट है 1600, 400 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 1600। तो अब फिर वही अमाउंट में अमाउंट प्लस करेंगे और यूनिट्स में यूनिट प्लस करेंगे और डिवाइड करके आपके पास उसका रेट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने प्लस किया 200 में 400 और यहाँ 533 था, उसमें 1600 ऐड किया, तो ये ऐड करके आपके पास ये आ गया 2133। अब ये 2133 को 600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.555, ये रेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो इशू होगा 200 यूनिट्स का, उसको हम 3.555 के अकॉर्डिंग इशू करेंगे, है ना, फिर आपका बैलेंस बचेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो रिसिप्ट है वो आप लेंगे और रिसिप्ट को यूनिट्स में प्लस करेंगे, अमाउंट को अमाउंट में प्लस करेंगे। ऐसे ये 300 एट द रेट ऑफ 5 और 1500 इसको भी ऐड करेंगे और ये आपने ऐड किया। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो कि 2 यूनिट लॉस वॉज रिसीव्ड ऑन जनवरी 28 ड्यूरिंग स्टॉक वेरिफिकेशन। तो ये जो लॉस है ये आप दिखाएंगे, यूनिट्स में तो दिखाएंगे बट अमाउंट में आप कुछ नहीं दिखाएंगे, है ना, इससे कुछ गेन नहीं हुआ। और यहाँ पर आप यूनिट्स में से माइनस कर देंगे, तो आपका जो पर यूनिट रेट है वो डिफ़र हो जाएगा 4.186। इसके बाद जो आप इशू करेंगे वो इशू 2.67 यूनिट्स 10 यूनिट्स का है, 2.67 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आपका आ गया 26.70। ये रिटर्न है कि आपने जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से गोडाउन में रिटर्न आया तो जिस रेट पर ये इशू हुआ था उसी रेट पर ये रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये इशू है 300 यूनिट्स का, तो ये भी जो लास्ट प्राइस होगा, जैसे देखो यहाँ लास्ट प्राइस है 4.165, इस पर इशू होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा वेटेड एवरेज मेथड, एंड दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे जो मेथड आते हैं सी पार्ट, मार्केट प्राइस मेथड्स, कि जब हम जो मटेरियल है इशू करते हैं फैक्ट्री को, तो कई बार हम मार्केट प्राइस को भी ध्यान में रखते हैं। उसमें देखो फर्स्ट आता है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ये मेथड क्या बताता है कि जो भी मटेरियल इशू किया जाएगा उसको हम अगर आज की डेट में परचेज़ करें, है, तो उसका क्या प्राइस है, मतलब आपने परचेज़ किया उसको 10 रुपीज़ का, लेकिन आज अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो वो 12 रुपीज़ का या 13 रुपीज़ का है, तो फिर आप इशू भी उसको करोगे 12 रुपीज़ में या 13 रुपीज़ में, है ना। तो दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूट प्राइस मेथड, कि अगर आप उसका सब्स्टिट्यूट आज लेना चाहते हो तो वो किस रेट पर अवेलेबल है। आप देखो इसके क्या एडवांटेज हैं कि ये जो मेथड है वो तब सूटेबल है जब आपके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, या जो टेंडर्स हैव टू बी मेड बिकॉज दे आर कोटेड एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं या मे बी कम भी हो रहे हों, है ना। तो कॉम्पिटिटिव प्राइजेस के अकॉर्डिंग जब आपको दिखाना ज़रूरी है। सेकेंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच रिफ्लेक्ट द करंट प्राइस इन कॉस्ट, कि करंट प्राइस शो करती है कि अगर आपने बहुत पहले भी परचेज़ कर लिया, 1 साल पहले परचेज़ कर लिया, तो आप जो करंट का प्राइस है उस पर आप इसको शो करेंगे, तो आपका जो करंट कॉस्ट है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी। और ये मेथड ये भी डिस्क्लोज़ करता है कि आपने जो बाइंग की वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं थी, एफिशिएंट थी या नहीं थी, मतलब आपने मार्केट रेट से ज़्यादा पर परचेज़ किया या कम पर परचेज़ किया। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है कि आप एक्चुअल कॉस्ट नहीं दिखा रहे, दैट में भी हाई और लो, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है ना। और करंट प्राइस निकालना मटेरियल का बहुत इजी नहीं है, कई बार वो अवेलेबल नहीं होता, मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप उसका प्राइस नहीं निकाल सकते। एज इशू आर नॉट प्राइस्ड एट एक्चुअल कॉस्ट, तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं पता चलता,
जो प्रॉफिट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, अनरियलिस्टिक। कि आपने परचेज़ किया 25 का, आज की डेट में वो कितने का है, 40 का, तो 15 पर यूनिट आपको लगेगा प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो प्रॉफिट ऐसा है जो अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है ना, तो वो जो प्रॉफिट है वो कैसा है, अनरियलाइज्ड, जो अभी आपने रिसीव नहीं किया। देखो अब इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है। देखो सबसे पहले इसमें दिया है ओपनिंग बैलेंस, एज इट इज़ आप ले लेंगे जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया है। फिर ये कुछ रिसीव्ड है, इशूड है ना। रिसीव्ड को आप रिसीव में शो करोगे, इशू को आप इशू में शो करोगे। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आप इशू करोगे वो नीचे आपको प्राइजेस दिए हुए हैं। देखो रिप्लेसमेंट प्राइजेस अप्रैल 16 का है 40, अप्रैल 21 का है 50, अप्रैल 27 का है 55, 30 का है 60। तो ये इशू वाले जो डेट है उसके प्राइजेस हैं। तो देखो जब हम इशू करेंगे तो वो इस रेट पर करेंगे। जैसे 40 यूनिट्स इशू की तो रेट आपको गिवन है कितना, 40, इस पर इशू किया जाएगा। 25 यूनिट्स इशू की, उसका रेट देखो कितना है, 50, उस पर इशू किया जाएगा। 30 यूनिट्स इशू की, उसका रेट कितना है, 55, उस पर इशू किया जाएगा। फिर 30 यूनिट्स इशू की 30 अप्रैल को, इसका रेट है 60, इस पर इशू किया जाएगा। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी वही है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड देखिए, छोटा सा मेथड, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। अब ये मेथड क्या बताता है कि जब भी हम मटेरियल को इशू करें तो वो उस प्राइस पर इशू करें जितने में वो सेल हो जाएगी। लास्ट मेथड और इस मेथड में डिफरेंस है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या बताता है कि हम मटेरियल को उस प्राइस पर इशू करें जितने में आप उसको परचेज़ कर सकते हैं दोबारा, है ना, उस प्राइस पर इशू किया जाता है, मार्केट प्राइस पर। बट रिलाइजेबल प्राइस मेथड क्या बताता है कि आप उस रेट पर इशू करें जितने रेट में आप इस मटेरियल को आज की डेट में बेच सकते हैं, है ना। तो जितने में आप इसको बेच सकते हैं उतने में आपने शो करना है, दैट में भी मोर और लेस, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलाइजेबल प्राइस मेथड। और उसी की तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि इशू करते टाइम हम इनके प्राइजेस को कंसिडर करेंगे। तो इसको पढ़ के रखना, फिर हम आगे लेंगे नेक्स्ट 2 मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड जो डिफरेंट मेथड्स हैं।